तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट फर्स्ट है। वैसे इससे पहले भी मैं वीडियोस पोस्ट कर चुका हूँ, वो भी वीडियोस आप देख सकते हैं, अच्छी वीडियोस हैं। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को पहले समझ लेते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। पहला देखिए, ऐसे फैक्ट्स हैं विच आर एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। ये ऐसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं जो हर जगह एक्सेप्ट किए जाते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, यानी आप चेंज कर सकते हैं इनको अकॉर्डिंग टू टाइम इसको चेंज किया जा सकता है, लाइक प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स। ये फिक्स्ड नहीं है, रिजिड नहीं है, तो इनको चेंज कर सकते हैं। तीसरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शोज सेट रूल्स। एक तरीके से एक सेट रूल्स हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा। चौथा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेस। ये बेस का काम करते हैं, नींव का काम करते हैं, या गाइडलाइंस का काम करते हैं, एक गाइड का काम करते हैं। जब भी कोई अकाउंटेंट किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है और उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो ये अकाउंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प में आते हैं। अच्छा, और एंड आर जनरली एक्सेप्टेड, और सामान्य तौर पर इसको एक्सेप्ट किया भी जाता है। देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के रूप में और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस के रूप में। तो बोथ इसमें ए एंड बी राइट है। परचेज ऑफ ए पेन, देखिए पेन का परचेज कर रहे हैं आप। परचेज ऑफ ए पेन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। पेन को एक एक्सपेंस के खर्चे के तौर पर ट्रीट किया गया है। ये कौन सा इसमें कंसेप्ट या कन्वेंशन है? तो देखिए इसमें मटेरियलिटी है। इसमें राइट आंसर जो है वो फ्रेंड्स मटेरियलिटी है। इसका एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ। सपोज करो मेरे जो दुकान है, जिसकी मैं कपड़े की दुकान चला रहा हूँ, उसमें किसी को सेलिब्रिटी, मेरा कोई सेलिब्रिटी आता है, ठीक है, तो उसको मैं चाय नाश्ता करवाए बगैर तो नहीं भेजूंगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि जो अपने आते हैं रिलेटिव्स या कोई भी आता है, सेलिब्रिटी आता, कोई भी आता है A to Z, तो हम उसको क्या करते हैं, अच्छे से आओ भगत उसकी करते हैं और उसको चाय नाश्ता जरूर करवाते हैं। तो क्या इन चाय नाश्ता जैसे छोटे मोटे खर्चों को भी क्या मैं रिकॉर्ड करूंगा अपनी अकाउंट्स बुक्स में? तो नहीं, आपका आंसर होगा नहीं, आप उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट भी ऐसे ही कुछ कहता है कि ऐसे खर्चे जो इमटेरियल हैं, जो इनसिग्निफिकेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड ना किया जाए, उनको बड़े अकाउंट्स के साथ मर्ज कर सकते हैं आप। और या अगर आपको ज़्यादा ही छोटे खर्चे हैं तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेफ्ट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लेफ्ट आउट कर सकते हैं या उसको अलग से अकाउंट बनाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका जो अकाउंट बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, भर जाएंगी और ओवर बर्डनड हो जाएंगी, ठीक है। तो अनइम्पॉर्टेंट जो ऐसी चीज़ें जो इनसिग्निफिकेंट हैं उसको आप छोड़ सकते हैं, लेफ्ट आउट कर सकते हैं। ये मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है। जैसे कि जनरली वी इग्नोर पैसे, हम पैसे को इग्नोर कर देते हैं फ्रेंड्स। वी इग्नोर पैसा एंड शो द राउंड फिगर्स, राउंड फिगर्स में शो कर देते हैं। जैसे 59.90 है तो आप उसको 60 करके दिखा देते हैं, 10 पैसे को आप छोड़ देते हैं। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? ये मटेरियलिटी कंसेप्ट इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, आप देखिए प्रोविजंस बनाकर चलते हैं बैड डेब्ट्स के लिए, जो पैसा आपका डूब जाता है या डाउटफुल होता है, ठीक है। उस ये एग्जांपल है किस अकाउंटिंग कन्वेंशन का? ये फ्रेंड्स किस अकाउंटिंग कन्वेंशन का एग्जांपल है? तो देखिए इसको मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। हिंदुस्तान में क्या होता है, देखिए सपोज करो आप जा रहे हैं रास्ते से और काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो कुछ सुपरस्टिशियस पीपल मानते हैं कि दूसरे व्यक्ति को गुजरने दिया जाए, तभी आपका क्या होगा, तभी आप जाएंगे। तो या आपकी कोई लेफ्ट आई हो रही है, ठीक है, फ्लिकर कर रही है, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको माना जाता है, तो उसके लिए आप प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सेम उसी की तरह है कि आप कुछ प्रिवेंशन, मतलब कुछ प्रिकॉशन ले लेते हैं, सावधान हो जाते हैं कि आपका कुछ बैड डेब्ट्स होने वाला है, डाउटफुल डेब्ट्स है, ठीक है, आपका कोई पैसा मारकर भागने वाला है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो पैसा अब आने से रहा, तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए एक तरीके से प्रोविज़न बनाकर रखेंगे, एक प्रोविज़न बनाकर रखेंगे, तैयार करेंगे, ताकि आप फ्यूचर में उसको फेस कर सकें, उस लॉस को मीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कंसेप्ट, ये कौन सा कंसेप्ट ये कन्वेंशन कहता है? ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन ये कहती है कि आप जो है, अगर आपका कोई फ़ायदा होने वाला है तो उसको, उसके बारे में मत सोचिए,
यानी अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं ऐसा सोचूंगा कि जब होगा तब होगा, ठीक है। पर अगर कोई नुकसान होने वाला है, कोई लॉस होने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशन ले लूंगा या कुछ प्रोविजन बनाकर तैयार कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन है वो ये कहती है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लिया जाए, एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर लिया जाए, पर इनकम और गेन जो होता है उसको इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है। जो एंटिसिपेट करेंगे आप, जो भी आपका फ्यूचर में फायदा होने वाला है तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और एक्सपेक्टेड लॉसेस जो आपके फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं उन सबको नज़रअंदाज ना करते हुए उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, हर एक, चाहे उसकी कोई भी रिमोट पॉसिबिलिटी ही क्यों ना हो। According to the going concern concept, a business is viewed as having, तो देखिए बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा और इंडेफिनेट पीरियड के लिए, इंडेफिनेट लाइफ के लिए चलता ही रहेगा, ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस की शुरुआत करता है तो वो ये सोचकर नहीं शुरुआत करता कि उसका बिजनेस 1 साल चलेगा या 2 साल या 5 साल चलेगा, वो ये सोचता है कि उसका बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। तो इंडेफिनेट लाइफ इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आ गया कि ऐसी कौन सी अजम्पशन है दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड नहीं की जाएगी और लिक्विडेट नहीं होगी, बंद नहीं होगी, वाइंड अप नहीं होगी नियर फ्यूचर में। तो ये किसका है? ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट सेल, विच प्रिंसिपल इज अप्लाइड हेयरिन। Revenue is generally recognized at the point of sale. Which principle is applied herein? कौन सा प्रिंसिपल अप्लाइड हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज करो आप कोई मशीनरी है उसको सेल करते हैं तब आपका रेवेन्यू माना जाता है, या जब कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज माना जाता है, रियलाइज माना जाता है। यानी रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ए ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। यानी ऑब्लिगेशन मतलब आप कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से आप ऑब्लिगेट हो जाते हैं, आप बाध्य हो जाते हैं कि आप पैसा ले सकते हैं। अगर ऐसा हो कि कोई पैसा आपको एडवांस में मिल जाए और सेल बाद में हो, तब रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा क्या? तब रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तब रेवेन्यू बाद में रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी लीगल ऑब्लिगेशन आपकी बाद में बनेगी, जब तक सेल नहीं होगी पैसे वापस मांगे जा सकते हैं किसी के द्वारा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब आप ट्रांजैक्शन आपका हो जाएगा तभी आप पैसे लेने के हकदार होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया, यानी कि जब ट्रांजैक्शन होता है तभी रिकॉर्ड करना होता है रेवेन्यू को, ठीक है, इस कंसेप्ट, इस रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट वुड हेल्प इन रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेशन? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रियलाइजेशन कंसेप्ट। अच्छा एक और एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूं अच्छे तरीके से। यदि ये कोई बिजनेस फर्म है, गेट्स एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स इन मार्च, उसको ऑर्डर मिलता है मार्च में, उसको ऑर्डर मिलता है, ठीक है, और डिलीवरी होती है अप्रैल में। अप्रैल में माल की डिलीवरी हो गई, ठीक है, और मई में आपको कैश रिसीव होता है, मई में आपको कैश रिसीव होता है। तो बताइए देन द रेवेन्यू विल बी ट्रीटेड एज अर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली। तो जो रेवेन्यू आपको अर्न हुआ सही मायने में वो अप्रैल में हुआ, क्योंकि डिलीवरी आपने कब करी, अप्रैल के मंथ में की है। भले ही आपको कैश बाद में मिले या पहले मिले, इससे मतलब नहीं होता। मतलब डिलीवरी जिस दिन हो रही है उसी दिन आपका माना जाता है कि रेवेन्यू अर्न हुआ है। सेल प्रोसेस वाज कंप्लीटली लीगल तभी मानी जाती है फ्रेंड्स। आपको आई होप समझ में आ रही होगी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड और प्रोसेस ऑफ सेल इज कंप्लीट। जब आपकी सेल की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और गुड्स और सर्विसेज डिलीवर हो जाए तभी रेवेन्यू रियलाइज माना जाता है उस पीरियड में। देन यू हैव टू से दैट रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड। आपको आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं।
एज पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड। देखिए यहाँ पर आप खुद ही इस चीज़ को आंसर इसका लगा सकते हैं। आगे क्या है, मैच द फॉलोइंग। देखिए आपको इसको मैच करना है। इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन असेस्ड। देखिए इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन कब असेस की जाती है, यानी कि उसी साल के खर्चे उसी साल के रेवेन्यू के साथ मैच करना क्या कहलाता है, मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन असेस की जाती है। दूसरा चीज, कंपैरिजन कर रहे हैं आप एक अकाउंटिंग पीरियड का पिछले वाले अकाउंटिंग पीरियड के साथ, एक फाइनेंशियल ईयर का पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर के साथ, ये कौन सा कन्वेंशन कहती है या कंसेप्ट कहता है, तो ये कंसिस्टेंसी इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। ऐसा तब कर सकते हैं आप जब आप एक ही मेथड को अडॉप्ट करते चल रहे हैं या एक ही कोई प्रैक्टिस को या कोई प्लान या पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए चल रहे हैं। अगर आप पहले साल, सपोज करो मैं डेप्रिसिएशन का एग्जांपल देकर बताता हूं कि अगर आप पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड, एक SLM और एक WDV। तो अगर आप पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाते हैं और दूसरे साल WDV लगाते हैं, फिर तीसरे साल स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर चौथे साल WDV मेथड, ऐसे में आप कंपेयर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा पास्ट वाले अकाउंटिंग पीरियड के साथ। तो अकाउंटेंसी ये कहती है कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, यानी अगर आप एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं या कोई पॉलिसी या प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उसी को फॉलो करना चाहिए आपको हर साल। हाँ, इन केस आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है, नीड है, तो आप चेंज कर सकते हैं, पर आप अननेसेसरीली आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ये कौन सी, ये किसका राइट आंसर है, ये है कंजर्वेटिज्म। अभी मैंने बताया कि आपको फ्यूचर के प्रॉफिट्स के बारे में सोचना ही नहीं होता है, आप उसके बारे में एंटिसिपेट ही नहीं करेंगे, जब होगा प्रॉफिट तब होगा। एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, और जो भी लॉस होने वाला है उसके लिए एक तरीके से प्रोविजन बनाकर तैयार रखेंगे उसको मीट करने के लिए फ्यूचर में। ये कंजर्वेटिज्म जो कन्वेंशन है वो कहती है। नाउ एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। एसेट्स जो है वो डेप्रिशिएट किए जाते हैं किस बेसिस पे, एक्सपेक्टेड लाइफ के बेसिस पे, ना कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। देखिए आपका कोई फिक्स्ड एसेट्स है तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है और उसको हर साल डेप्रिशिएट किया जाता है, ठीक है, ना कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है। एक्रूअल कंसेप्ट रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ। देखिए एक्रूअल कंसेप्ट जब भी आए आपके सामने आपको दो टर्म्स को याद रखना है, एक एक्सपेंसेस खर्चे और दूसरा इनकम। इस कंसेप्ट को मैं डिटेल में और अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और कुछ टफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कंपनीज मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटलीस्ट ईयरली। जो कंपनीज हैं उनको प्रिपेयर करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम से कम हर साल, एटलीस्ट ईयरली, ड्यू टू द अजम्पशन ऑफ, किस अजम्पशन, कौन सी अजम्पशन ये कहती है, तो ये अजम्पशन कहती है पीरियोडिसिटी अजम्पशन। इसको अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। यानी ये अजम्पशन ये कहती है, देखिए बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने अभी बताया था कि चलता रहता है, ठीक है, पर आपको क्या करना है, पीरियोडिसिटी कंसेप्शन अजम्पशन ये कहती है कि ये जो बिजनेस की लाइफ है इसको शॉर्ट पीरियड्स में, छोटे छोटे पीरियड्स में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए और हर साल प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए। यानी हर साल जब आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, कौन देखता है प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा यूजर देखता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा यूजर देखता है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस यूजर कौन सा है। ऑनर होते हैं, ऑनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ये यूजर्स होते हैं और इनको पता करना होता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। अगर लॉस में चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या कर देते हैं, बिजनेस को बंद कर सकते हैं। तो ये देखकर चलते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। बैंक है भाई, बैंक है, बैंक आपको पैसा देगी, कब देगी पैसा, क्यों देगी, वो देखेगी जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से प्रिपेयर हुए होंगे। अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही तरीके से बने होंगे, प्रिपेयर होंगे, तो कहीं ना कहीं बैंक आपको पैसा देगा, लोन देगा। क्रेडिटर्स भी इसी तरीके से, भाई क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं
और क्रेडिटर्स आपके बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, पैसा कब क्यों देंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी चल रही है, ठीक है। तो या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है, तो किस बेसिस पे लेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके सही तरीके से बने होंगे तभी। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते गए, देखिए इंडिया में जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड होता है, ठीक है। तो ये भी आपको इसको फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी कहा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कन्वेंशन implies that the accounting practice should remain the same from year to year, हर साल सेम रहनी चाहिए, remain the same from year to year। तो इसमें कौन सी कन्वेंशन है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज और जो प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट करते हैं वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग वर्क्स ऑन अजम्पशन दैट, देखिए डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग जब भी आप करते हैं तो हर ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, हर ट्रांजैक्शंस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ बोला गया एवरी बिजनेस आर बेस्ड ऑन 2 एंटिटीज, नहीं ये गलत है। एवरी बिजनेस, दूसरा है ऑप्शन एवरी बिजनेस एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शंस हैव 2 फोल्ड इफेक्ट्स, हाँ बिल्कुल, हर एक्टिविटी या ट्रांजैक्शंस के 2 इफेक्ट्स होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या है, एवरी बिजनेस एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शंस है 2 फोल्ड इफेक्ट्स, ये डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट किस बेस पे बना है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट टोटल अमाउंट जो डेबिट में लिखा होगा वो हमेशा ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए टोटल अमाउंट क्रेडिट के बराबर, यानी अगर आपका डेबिट में 50,000 का बैलेंस है तो क्रेडिट में भी 50,000 का बैलेंस ही होना चाहिए। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, ये कहता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट, कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है। तो देखिए मैचिंग कंसेप्ट अभी पीछे बताया, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है, गोइंग कंसेप्ट होता है, क्या ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट होता है कुछ नहीं, ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट तो कुछ नहीं होता, यहाँ पे पूछा था नॉट, नहीं होता है। तो ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट कोई भी कंसेप्ट नहीं है किसी तरह का। जगजीत हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट्स, जगजीत किसी एग्रीमेंट में एंटर हुआ वेयर बाय ही विल अर्न ₹10 लाख, वो 10 लाख रुपए कमा रहा है सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, और वो सर्विस प्रोवाइड करेगा कब, नेक्स्ट ईयर में प्रोवाइड करेगा। तो द इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द नेक्स्ट ईयर, जो इनकम है बिल्कुल वो रिकॉग्नाइज की जाएगी रेवेन्यू इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर सर्विस हैव बीन प्रोवाइडेड, जब आपका सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। मैंने अभी भी बताया कि यदि आप पैसे पहले ले लेते हैं, एडवांस में ले लेते हैं, पर सर्विस आप नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड करेंगे, तो सही मायनों में आपने जो रेवेन्यू अर्न किया है वो आप नेक्स्ट ईयर ही करेंगे, क्योंकि जब आप सर्विस प्रोवाइड कर देंगे तभी आप लीगल ऑब्लिगेशन होता है आप पर कि आप उस पैसे को लेने के हकदार बनते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट इसका राइट आंसर है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश, देखिए गुड्स क्रेडिट बेसिस पे रमेश को बेचा गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो एंट्री पता होना चाहिए। रिसीवर्स कौन होता है, देखिए रिसीवर्स को डेबिट करते हैं, देखिए रमेश क्या है, रिसीव कर रहा है ना, गुड्स को रिसीव कर रहा है, तो रमेश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। रमेश को हमने क्या करा, डेबिट करा, क्योंकि गुड्स बेचे गए उधार बेसिस पे, क्रेडिट बेसिस पे बेचे गए रमेश को, तो रमेश रिसीवर है, रमेश अकाउंट डेबिट। टू क्या बेचा आपने, माल बेचा, गुड्स को सोल्ड किया, सेल की, तो इसको लिखते हैं सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, इसको आपने क्या लिखा, क्रेडिट साइड। वॉट एवर द अमाउंट विल बी रिटर्न ऑन द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड। सो यहाँ पर कौन सा आपको ऑप्शन सही लगता है, यहाँ पे ऑप्शन है डुअल एस्पेक्ट, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटाइटी और मैचिंग कंसेप्ट। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए 2 आए अकाउंट्स, एक रमेश का अकाउंट आया और एक आपका सेल्स का अकाउंट आया फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, और बेल आइकन को जो घंटी दिखती है ना उस पर बटन ज़रूर दबा दिया करो, ठीक है। और वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी, और वीडियोस लेकर आऊँगा, अच्छी अच्छी वीडियोस, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ये आप ही लोगों का चैनल है, ठीक है। तो और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये आपसे गुजारिश है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।